पिताजी 1400 रुपये बांट रहे हैं। उसमें से जो धन मुझे मिलेगा उससे दोगुना बड़े भैया को और मेरे ही धन का आधा छोटे भैया को। पर मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? क्या हम पिंकू की सहायता कर सकते हैं? आइए उसकी समस्या पर विचार करें। पिंकू के पिताजी 1400 रुपये बांट रहे हैं, जिसमें से वो 1400 रुपये में से जितना धन वो पिंकू को देना चाहते हैं उसका दुगना वो उसके बड़े भैया को और उसका आधा वो उसके छोटे भाई को देना चाहते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप पहले भी हल कर चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कोई चारांक x मान करके समस्या को गणित की भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। अतः हमें मानना होगा कि पिंकू को मिलते हैं x रुपये और तब बड़े भैया को मिलेंगे उसके दुगने रुपए 2x रुपये और उसके छोटे भैया को मिलते हैं पिंकू के आधे रुपए और वह हुए x बटा 2 रुपये। अतः इस प्रकार कुल राशि क्या हुई? x जमा 2x जमा x बटा 2 और यह राशि किसके बराबर होगी? यह राशि होगी 1400 रुपये। इस प्रकार हम समस्या को गणित की भाषा में इस प्रकार से लिखेंगे, x जमा 2x जमा x बटा 2 बराबर 1400। और यह तो आप जानते ही हैं कि यह एक चरांक में समीकरण है और इस एक चरांक में समीकरण को आप याद कीजिए कैसे हल करते हैं। इस एक चरांक में समीकरण को हल करने के लिए हम समीकरण के गुणों का प्रयोग करते हैं। और यह समीकरण के गुण क्या हैं? समीकरण के गुण है, पहला गुण, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ सकते हैं और इसी प्रकार समीकरण के दोनों पक्षों में से समान संख्या को हम घटा सकते हैं और इसी प्रकार समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं, लेकिन शून्य के अतिरिक्त। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस समीकरण को हल करने के लिए हमें इस समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से, क्योंकि x का हर है 2 और समीकरण के दोनों पक्षों को हमें 2 से गुणा करना होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 2x जमा 4x जमा x बराबर 2800। 2x और 4x और 1x को जोड़ने पर हमें क्या मिला? हमें मिला 7x बराबर 2800। अब इस समीकरण में x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें फिर से समीकरण के गुण का प्रयोग करना होगा और हमें दोनों पक्षों को 7 से भाग करना होगा। तो हमें क्या मिला? हमें मिला x बराबर 2800 बटा 7। 2800 को 7 से भाग करने पर हमें मिला x बराबर 400 रुपये और यह है समीकरण का हल या समीकरण को सत्य बना देता है। तो इस प्रकार से पिंकू की समस्या हल हुई। उसको उसके पिताजी से 1400 रुपये में से कितने रुपए मिलेंगे? 400 रुपये। अरे वाह! समीकरण बनाकर समस्या कैसे आसानी से हल हो जाती है। पर मैं तो एक और समस्या में भी उलझा हूँ। कल मैंने 2 पेन और 1 नोटबुक खरीदी और दुकानदार ने सेट का मूल्य 20 रुपये लिए। उनका अलग अलग मूल्य पूछना तो मैं भूल गया और अब मैं उनका मूल्य ज्ञात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका समीकरण कैसे बनाऊँ? आइए पिंकू की इस समस्या पर भी विचार करें। पिंकू ने 2 पेन और 1 नोटबुक तो खरीदी, लेकिन वो दुकानदार से उनका अलग अलग मूल्य पूछना भूल गया। तो यहाँ पर ना तो हमें पेन का मूल्य मालूम है और ना ही नोटबुक का मूल्य मालूम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें दोनों के मूल्यों को चारांक द्वारा मानना पड़ेगा। पिंकू की समस्या है 2 पेन व 1 नोटबुक का मूल्य है 20 रुपये। हमें मानना होगा कि 1 पेन का मूल्य है x रुपये और नोटबुक का मूल्य हमने माना y रुपये। तो 2 पेन का मूल्य क्या हुआ? 2x रुपये और इसी प्रकार 1 नोटबुक का मूल्य होगा y रुपये। और हमें क्या मिला? इस प्रकार हमें मिला 2x जमा y बराबर 20 और यह है 2 चारांक x और y में एक समीकरण। अब हमें क्या करना होगा?
अब हमें दो चारांक में इस समीकरण का हल निकालना होगा। दो चारांक में इस समीकरण को हल करने का क्या अर्थ है? दो चारांक में इस समीकरण को हल करने का अर्थ है x और y के वे मान निकालना जो इस समीकरण के कथन को सत्य बना दें। आइए हम समीकरण में x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 3 रखकर देखें। इस समीकरण में हमने x के स्थान पर 2 रखा और y के स्थान पर 3। 2 को 2 से गुणा करने पर मिला 4, 4 में 3 जोड़ने पर मिलता है 7 जो कि 20 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ये कथन सत्य नहीं हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यह निष्कर्ष निकला कि समीकरण में x का मान 2 और 3 रखने पर वह इसके हल नहीं है। आइए इस प्रकार हम और संख्याएं रखें। हमने एक और संख्या ली, x का मान लिया हमने 5 और y का मान हमने लिया 10। 5 को 2 से गुणा करने पर मिलता है 10, 10 में 10 जोड़ने पर मिला 20। अरे इससे ये तो कथन सत्य हो गया। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि पेन का मूल्य है 5 रुपये तथा नोटबुक का मूल्य है 10 रुपये। और इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे हम लिखते हैं 5,10। इसका अर्थ है कि 5 x का मान है और 10 y का मान है। तो इस प्रकार दो चारांक के समीकरण को हल करके हमें दो संख्याएं मिलती हैं, यानी कि एक युग्म मिलता है और उस युग्म की संख्याओं में पहले हम x का मान लिखते हैं और फिर हम y का मान लिखते हैं। क्या हम इनके क्रम को बदल भी सकते हैं? आइए हम इसके क्रम को बदल कर देखें। हमने x और y के मानों के क्रम को बदल दिया और हमने इसे लिखा 10,5। इसका अर्थ है कि x का मान तो 10 है और y का मान है 5। इसे समीकरण में रखने पर हमें मिला 2 गुणा 10 जमा 5। 2 को 10 से गुणा करने पर मिलता है 20, 20 में 5 जोड़ने पर मिला 25 जो कि 20 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 10,5 इस समीकरण का हल नहीं है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि दो चारांक वाले समीकरण में हमें उसके हल में दो संख्याएं मिलती हैं जिनको हमें क्रम में लिखना होता है। यदि हम उनका क्रम बदल देते हैं तो उससे हल बदल जाता है। तो इस प्रकार के युग्मों को, जिन्हें हम हल कहते हैं समीकरण का, इस प्रकार के युग्मों को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के युग्मों को हम कहते हैं क्रमित युग्म। 5,10 में 5 x का मान है और 10 y का मान है। आइए कुछ और संख्याएं लेकर समीकरण में रखकर देखें तो हमें क्या मिलता है। इस समीकरण में हमने x के स्थान पर अब रखा 6 और y के स्थान पर रखा 6। 6 को 2 से गुणा करने पर मिलता है 12, 12 में 6 जोड़ने पर हमें मिलेगा 18 जो कि 20 के बराबर नहीं है। तो इससे यह कथन गलत हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 6,6 इस दो चारांक वाले समीकरण का हल नहीं है। चलिए एक और कोशिश करते हैं। हमने x का मान लिया 6 और y का मान लिया 8। 6 को 2 से गुणा करने पर 12, 12 में 8 जोड़ने पर मिलता है 20। तो इस प्रकार 6 और 8 इस समीकरण के हल है। तो इस प्रकार से हमें तो एक दूसरा हल भी मिल गया 6,8। चलिए एक और कोशिश करते हैं। अब हम x का मान रख रहे हैं 8 और y का मान रख रहे हैं 4। 8 को 2 से गुणा करने पर मिलता है 16, 16 में 4 जोड़ने पर मिला 20। तो इससे भी कथन सत्य हो रहा है। तो इस प्रकार हमें ये तो तीसरा हल मिल गया। अरे वाह, दो वस्तुएं हैं, दो मूल्य होंगे। उत्तर या हल में दो संख्याएं यानी युग्म आएंगे। सो तो ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न का हल? जरा सब्र तो करो, मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। चलिए समीकरण में कुछ और मान रखें x और y के और देखें कि हमें कुछ और हल मिल रहे हैं या नहीं। x का मान यदि हम 9 रखें, 9 को 2 से गुणा करने पर 18, 18 में 2 जोड़ने पर हमें मिलता है 20। तो इस प्रकार से 9,2 भी इस दो चारांक वाले समीकरण का हल होगा। एक और संख्या रखें, x का मान हमने रखा 10, 10 को 2 से गुणा करने पर मिला 20, 20 में 0 जोड़ने पर मिलता है 20।
तो इस प्रकार हमें मिला 10,0 भी इस समीकरण का एक हल है। इससे अब एक बात तो स्पष्ट है कि 2 चरांक वाले समीकरण के हम जितने चाहें उतने हल ढूंढ सकते हैं। क्या इन हलों में कोई विशेषता भी है? आइए इनका लेखाचित्र बनाकर देखें। एक वर्गांकित कागज पर x अक्ष और y अक्ष बना लिए और समीकरण 2x जमा y बराबर 20 के इन हलों 5,10, 6,8, 8,4 और 9,2 और 10,0 को हम इस लेखाचित्र पर प्रदर्शित करेंगे। 5,10, x का मान 5 और y का मान 10। 6,8, x का मान 6 और y का मान 8। 8, x का मान 8 और y का मान 4। 9, x का मान 9 और y का मान 2। x का मान 10 और y का मान 0। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी बिंदु एक ही सीध में आ गए। इसी प्रकार यदि हम इस समीकरण के कोई और हल ढूंढें, वे भी इसी एक सीध में होंगे या इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर होंगे। और इसी प्रकार यदि हम हलों में ऋण संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ले लें तो उनके हल क्या बनाएंगे? उनके हल एक पूर्ण रेखा लेखाचित्र में बना देंगे। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि 2 चरांक वाले समीकरण के अनंत हल होते हैं, एक नहीं, 2 नहीं, अनंत हल होते हैं और वे अनंत हल मिलकर के एक पूर्ण रेखा लेखाचित्र में बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमें लेखाचित्र में एक पूर्ण रेखा इस प्रकार से मिल जाएगी। इस तरह से 2 चरांक के समीकरण को हम कहते हैं 2 चरांकों का रैखिक समीकरण। और इस समीकरण का अभी हमने लेखाचित्र बनाया था। इस समीकरण के रेखा का प्रत्येक बिंदु इस समीकरण के हल को प्रकट करता है और समीकरण का प्रत्येक हल इस रेखा का पर ही कोई बिंदु है। बाप रे बाप! पर इतने हलों का मैं क्या करूं? किसी वस्तु का मूल्य तो एक ही होता है, अतः हल तो एक ही होना चाहिए, चाहे वो 2 संख्याओं में हो। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम एक हल चाहते हो तो सोचो कि दुकानदार ने तुम्हें एक शर्त या एक कोई बात अवश्य बताई होगी। हाँ, याद आया। दुकानदार ने बताया था कि पेन महंगा है, उसका मूल्य नोटबुक से 4 रुपये अधिक है। शायद अब बात बन जाए, यानी कि एक हल मिल जाए। पेन का मूल्य नोटबुक से 4 अधिक है, इस कथन को भी हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। पेन का मूल्य नोटबुक से 4 रुपये अधिक है, इसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे x घटा y बराबर 4। तो ये भी 2 चरांकों वाला एक समीकरण है और इसके भी हमें अनंत हल मिलेंगे। चलो कुछ क्रमित युग में इन्हें लिखते हैं। इस समीकरण का हल ढूंढना आसान है, बस x का मान y से 4 अधिक लेना होगा। जैसे एक हल है x बराबर 5 तथा y बराबर है 1, जिसे लिखते हैं क्रमित युग्म बनाकर 5,1। कुछ और हल हो सकते हैं x बराबर 7 और y बराबर 3, यानी क्रमित युग्म हुआ 7,3। 7 में से 3 घटाने पर हमें मिलता है 4। इसी प्रकार से यदि हम x का मान 8 और y का मान 4 ले लें तो हमें तीसरा क्रमित युग्म मिला 8,4। और चौथा क्रमित युग्म यदि हम x का मान 10 लें, 10 में से 6 घटाने पर हमें 4 मिलता है, यानी क्रमित युग्म हुआ 10,6। हमने देखा कि इस समीकरण के भी अनंत हल है, लेकिन अब हमारे पास 2 कथन हैं और इन 2 कथनों को हम किस प्रकार से लिखेंगे? इन 2 कथनों को हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं और इन समीकरणों को एक साथ जब हम लिखेंगे तो हम उसे क्या कहते हैं? 2 समीकरणें हैं 2x जमा y बराबर 20
और x माइनस वाई बराबर 4। समीकरणों के निकाय के हल से हमारा तात्पर्य है ऐसा हल जो समीकरणों को सत्य बना दे। समीकरणों के निकाय के हल को समझने के लिए आइए दो समीकरण निकाय के हल पर फिर से विचार करें। पहली समीकरण के 2x जमा y बराबर 20 के हल है युग्म 5, 10, 6, 8, 8, 4, 9, 2 और 10, 0। समीकरण x माइनस y बराबर 4 के हल में है युग्म 5, 1, 7, 3, 8, 4 और 10, 6। इन दोनों के हलों में एक युग्म 8, 4 दोनों में है, यानी यह युग्म दोनों कथनों को सत्य बनाता है, अर्थात ये दोनों समीकरणों के निकाय का हल है। हमने देखा कि समीकरण निकाय के अनंत हल हैं जिन्हें लिखना तो संभव नहीं है, तो ये कैसे पता चले कि समीकरणों के निकाय का कोई और हल है या नहीं। इस बात को समझने के लिए आइए लेखाचित्र पर फिर से विचार करें। दो चरांक वाले समीकरण 2x जमा y बराबर 20 का लेखाचित्र अभी हमने बनाया है। अब हम इसी लेखाचित्र में x घटा y बराबर 4 का भी लेखाचित्र बनाएंगे और इनके हल हैं 5, 1, 7, 3, 8, 4 और 10, 6। इन्हें भी हम लेखाचित्र पर अंकित कर रहे हैं। पहला बिंदु है 5, 1, x का मान 5 और y का मान 1। ये पहला बिंदु हुआ। अब दूसरा बिंदु 7, 3, x का मान 7 और y का मान है 3। तीसरा बिंदु 8, 4, ये पहले से ही अंकित है। 10, 6, x का मान 10 और y का मान है 6। ये सभी बिंदु भी एक ही रेखा पर आ गए। इन्हें यदि हम मिला दें तो ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु 8, 4 पर एक दूसरे को काट रही हैं। लेखाचित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि दो समीकरणों के निकाय का केवल एक ही हल है, क्योंकि तल में दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काट रही हैं और वह प्रतिच्छेदन बिंदु इन दोनों समीकरणों के निकाय का एक हल है और वह हल है 8, 4। हमने देखा कि समीकरण हल करने के लिए दो चरांकों का प्रयोग करना होता है और जिससे हमें एक रैखिक समीकरण मिलती है। और उस रैखिक समीकरण का स्वरूप क्या होता है? उस रैखिक समीकरण का स्वरूप होता है ax जमा by बराबर c। तब इसका हल क्या होता है? यदि समीकरण ax जमा by बराबर c हो तो इसके हल अनंत होते हैं और दो या दो से अधिक रैखिक समीकरण को हम समीकरणों का निकाय कहते हैं और दो समीकरणों के निकाय का एक हल होता है। आइए ऐसे ही दो समीकरणों का एक और निकाय लें। 2x जमा 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 3। हमने पहली समीकरण ली 2x जमा 3y बराबर 6। इस समीकरण को जांच द्वारा हल लिखने की बजाय हम एक और आसान तरीके से लिख सकते हैं। इसमें हम पहले इसे y के रूप में व्यक्त कर लेंगे। हमने इसे y के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया 3y बराबर 6 घटा 2x और इससे हमें मिला y बराबर 6 घटा 2x बटा 3। अब हम एक तालिका बनाएंगे और इसमें हम यदि x के मान लिखते जाएं तो हमें y के मान मिल जाएंगे। तो हमने x का मान, सबसे पहले हमने x का मान लिखा 0, तो हमें y का मान मिलेगा 2। और इसी प्रकार यदि हम x का मान 3 लिखें, 3 को 2 से गुणा करने पर मिला 6, 6 में से 6 घटाने पर मिला 0, तो y का मान हुआ
0। इसी प्रकार यदि हम x का मान 6 लें, 6 को 2 से गुणा करने पर मिला 12, 6 में से 6 घटा 12 लिखने पर मिला घटा 6 को 3 से भाग करने पर मिला घटा 2। तो इस प्रकार से हमें इस समीकरण 2x जमा 3y बराबर 6 के 3 हल प्राप्त हो गए, 2, 0, 3, 0 और 6, -2। आइए इन्हें ग्राफ पर अंकित करें। 0, 2, 3, x का मान 3, y का मान 0, 6, घटा 2, 2 इकाई नीचे की ओर। इन बिंदुओं को मिला दें। तो हमें ये किसका लेखा चित्र मिला? हमें ये लेखा चित्र मिला 2x जमा 3y बराबर 6 का। आइए दूसरी समीकरण 3x घटा y बराबर 3 को भी आलेखित करें। सबसे पहले हम इसे समीकरण को y के रूप में व्यक्त करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे? घटा y बराबर है 3 घटा 3 x। समीकरण के दोनों पक्षों को घटा 1 से गुणा करने पर हमें क्या मिला? हमें मिला y बराबर घटा 3 जमा 3x। इस समीकरण का भी तालिका बना लें तो हमें x के मान मिलेंगे और y के मान मिलेंगे। यदि हम x का मान 0 लिख दें तो हमें y का मान मिलेगा घटा 3, और इसी प्रकार यदि हम x का मान 1 लिखें तो हमें y का मान मिलेगा 0, और यदि हम x का मान 2 लिखें तो हमें y का मान मिलेगा 3। तो इस प्रकार इस समीकरण 3x घटा y बराबर 3 के 3 हल हुए, 0, -3, 1, 0 और 2, 3। आइए इन्हें भी ग्राफ पर आलेखित करें। 0, -3, 1, 0। अगला बिंदु है 2, 3। इन्हें हमने मिला दिया। ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। अब ये बिंदु क्या है, इसका मान पढ़ने के लिए हम x अक्ष पर इस बिंदु से एक लंब डाल रहे हैं और एक लंब हम इस बिंदु से y अक्ष पर डाल रहे हैं। और इस प्रकार हमें क्या मिला? इस प्रकार हमें यह मिला कि x का मान तो 1 से थोड़ा अधिक है और y का मान 1 से थोड़ा कम। तो इस प्रकार लेखा चित्र द्वारा समीकरण निकाय का हल पढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि जब कभी हम लेखा चित्र द्वारा समीकरण निकाय को हल करते हैं तो हमें उसका मान पढ़ने में, समीकरण के निकाय का हल का मान पढ़ने में कठिनाई होती है। आपको एक हल मिल तो गया, मुझे तो एक भी हल नहीं मिला। पर मेरे समीकरणों की रेखाएं तो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही। हो सकता है कभी कभी समीकरणों का निकाय का कोई भी हल ना हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में समीकरणों का जब हम आलेख खींचते हैं तो उनके आलेख
दो समांतर रेखाएं बन जाते हैं। आइए एक प्रश्न पर विचार करें। एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है और वैसे ही 5 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 40 रुपये है। तो एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करो। ऐसी स्थिति में समीकरण तो बन जाएंगे, लेकिन अगर पेंसिल और पेन वही है तो 5 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 50 रुपये होना चाहिए, 40 रुपये तो नहीं होना चाहिए। तो दो कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में दो समीकरणों का निकाय का आलेख यदि हम खींचें तो हमें दो समांतर रेखाएं मिलती हैं और उनका कोई प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होता, अर्थात वो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात उनका कोई भी हल नहीं होता। आइए इन समीकरणों के निकाय का भी आलेख खींचें। निकाय है x जमा y बराबर 10 और 5x जमा 5y बराबर 40। यदि हम y का मान 0 लें तो x का मान मिलेगा 10। तो ये क्रमित युग्म हुआ 10, x का मान 10 और y का मान 0। इसी प्रकार यदि हम x का मान 0 रख लें तो y का मान मिलेगा 10। इस बिंदु को यदि हम ग्राफ पर दिखाएं तो हमें मिला 0, 10। इन बिंदुओं को मिला दें। यह लेखा चित्र है x जमा y बराबर 10 का। इसी प्रकार यदि दूसरी समीकरण 5x जमा 5y बराबर 40 में हम y का मान 0 रखें तो हमें x का मान मिलेगा 8। 8, 0 हुआ आलेख पर यह बिंदु। और इसी प्रकार यदि हम x का मान 0 रखें तो y का मान मिलेगा 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं और इन दोनों बिंदु समीकरणों के निकाय का इस प्रकार से कोई हल नहीं होगा। कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, यानी कि दोनों समीकरणों के निकाय का अनंत हल हो, जब वो एक दूसरे के संपाती हों। आइए ऐसी स्थिति पर विचार करें। दो समीकरणों के निकाय को हमने लेखा चित्र पर दिखाया। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई। इस प्रकार इस रेखा पर स्थित सभी बिंदु इन दोनों समीकरणों के निकाय के हल होंगे। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? हमने देखा कि समीकरण, रैखिक समीकरण किस रूप में होते हैं। रैखिक समीकरण होते हैं ax जमा by बराबर c के रूप में, और इस समीकरण के अनंत हल होते हैं जिन्हें हम क्रमित युग्म के रूप में लिख सकते हैं। और दो या दो से अधिक समीकरणों के से बनता है समीकरणों का निकाय। और दो समीकरणों के मैं बताता हूँ, केवल एक हल भी हो सकता है यदि समीकरणों की रेखाएं एक ही बिंदु पर काटे। कोई भी हल ना हो यदि रेखाएं समांतर हों या किसी भी बिंदु पर ना कटे। या फिर अनंत हल हो सकते हैं यदि रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हो। तो आज हमने जो भी सीखा आप उसे एक बार फिर से रिवाइज करें और अपनी पाठ्य पुस्तक में से लेखा चित्र पर आधारित विभिन्न प्रश्नों को करिए और देखिए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी बन रही हैं या समांतर बन रही हैं या एक दूसरे के संपाती बन रही हैं।